लास्ट क्लास में 10th के लिए हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ख़त्म कर दिया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक चैप्टर 10th में साइंस का भी ले लिया जाए। एंड व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज दैट आई मस्ट गो इन फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थोड़ा सा लंबा है चैप्टर, लेकिन कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया जा सके। अब क्योंकि आप लोग 10th में पहुंच चुके हो और 9th में आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह था, पीरियोडिक टेबल किस ढंग से पढ़ना ये था, एटॉमिक नंबर क्या होता है मालूम है, एटॉमिक मास क्या होता है ये आप लोगों को मालूम है, कंपाउंड किस ढंग से बनते हैं, वैलेंसीज किसको कहते हैं और वैलेंसी के हिसाब से आयोनिक कंपाउंड किस ढंग से बनाना चाहिए, इस मामले में भी आप लोगों को काफ़ी जानकारी है। तो इसलिए मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके, क्योंकि जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए उस टॉपिक को पीछे छोड़ते हुए और अब मैं आगे बढ़ूँ और आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन आप लोगों को पढ़ाऊँ। कोशिश करूँगा कि इसको जितना इंटरेस्टिंग बना सकूँ उतना इंटरेस्टिंग बना दूँ। तो सबसे पहली बात, मेटल्स किसे कहेंगे और नॉन मेटल्स किसे कहेंगे। देखो, केमिस्ट्री, अगर साइंस विद मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स को एक कैटेगरी में रखा जा सकता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एक कैटेगरी में रखा जा सकता है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमेशा 2+2 4 नहीं होता है, 5 भी हो सकता है। सो इन केमिस्ट्री देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। इसलिए केमिस्ट्री में अपने को ये सोच कर चलना चाहिए कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे विच हैव एक्सेप्शंस इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस। हैंस केमिस्ट्री पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स, तो एक बात दिमाग में भर के रख लें, 100% मेटल कोई नहीं होता, 100% नॉन मेटल कोई नहीं होता। इट इज जस्ट कंपैरेटिव, इट इज जस्ट कंपैरेटिव। मेटल किसे कहते हैं? तो जनरली एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 or 3 valence electrons. What are valence electrons? Valence electrons are the electrons in the outermost orbit of an element, orbit of an atom of an element. उसको आप valence electron कहते हैं। तो generally elements having 1, 2 or 3 valence electrons are known as metals, and elements having 5, 6, 7 or 8 are known as, generally I am talking about non metals। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ज़्यादा मेटलिक होता है, कोई कम मेटलिक होता है। हर एक एलिमेंट में दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। लेकिन जिन एलिमेंट्स में मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी उनको हम मेटल बोलते हैं, एज कंपेयर टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी आई एम टॉकिंग अबाउट। और जिन एलिमेंट्स में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज मेटेलिक प्रॉपर्टीज से ज़्यादा होंगी उनको हम नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पूरा ग्रुप नंबर 4 या ग्रुप नंबर 14, जिस जो भी बोलो आप लोग, जो कि कार्बन से शुरू होता है, अगर उस पूरे ग्रुप की ऊपर से नीचे तक बात करें तो अब आप देखिए एक ही ग्रुप में मतलब एक ही सिमिलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। लेकिन पहले तो ये बता दूं उसमें क्या क्या है। उसमें है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। आउट ऑफ दिस
You know that carbon is considered as a non-metal. Silicon is sort of a metalloid. Germanium is also a metalloid. लेकिन अब जैसे ही उसके नीचे जाते हैं, मतलब टिन और लेड, आप लोगों को भी मालूम है कि टिन और लेड को मेटल कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं इस ग्रुप के अंदर, तो कार्बन में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा मिलेंगी, सिलिकॉन में करीब करीब मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बराबर बराबर हो जाएंगी, जर्मेनियम में भी बराबर बराबर हो जाएंगी, इसलिए इन दोनों को मेटेलाइट बोलते हैं। लेकिन उसके नीचे आते से जैसे ही टिन और लेड के पास पहुंचते हैं, वैसे ही मेटेलिक प्रॉपर्टीज बिकम प्रिडोमिनेंट एज कंपेयर टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इसलिए आप कभी ये नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ 100% मेटेलिक है या 100% नॉन मेटेलिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, अपन ग्रुप 1 की अगर बात करें, तो ग्रुप 1 में जिसके अंदर ऊपर हाइड्रोजन तो छोड़ो, वो तो दोनों के लिए नॉन मेटल मेटल सब जगह काम फंस जाता है। लेकिन लिथियम के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम, ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है, इसमें पोटेशियम इज मोर ऑफ ए मेटल देन सोडियम एंड सोडियम इज मोर ऑफ ए मेटल देन लिथियम। मतलब उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है वो कम ज़्यादा है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ऐसा मेटल आपको मिल जाए जिसके अंदर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही नहीं हो, तो अपन 100% मेटेलिक बोल पाएंगे उसको। लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं। तो इसलिए ये जनरल रूल है कि एलिमेंट्स which are having valence electrons 1, 2 or 3 are known as metals, and elements that are having 5, 6, 7 or 8 यानी नोबल गैसेस, 8 यानी नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन, ये जो हैं ये नोबल गैसेस हैं। इनको भी नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, सो अब अपन मेटल और नॉन मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज, पहले तो मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर नॉन मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ। प्रॉपर्टीज जैसा आप लोग अभी तक पढ़ रहे हो, 9th तक आपने पढ़ा है, 2 तरीके की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप डिफाइन कर लो तो बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज। So, what do you mean by physical properties? What is the definition of physical properties? आप लोगों को मालूम है कि इंसान की 5 सेंसेस होते हैं। 6वां भी होता है, लेकिन किसी के पास होता, किसी के पास नहीं होता। कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल ही नहीं होता, जिंदगी भर नहीं होता, वो छोड़ो। तो इंसान के पास 5 सेंसेस, सबको मालूम है, टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, और 5वां कौन सा हुआ? देखना। ठीक है, तो किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी को अपन ये डिफाइन कर सकते हैं कि इन 5 सेंसेस में से अगर कोई एक या एक से ज्यादा सेंस को यूज करके अगर आप किसी चीज की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हो, तो दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, अदरवाइज केमिकल। बस ये आप समझ लो, तो आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में फर्क समझ में आ जाएगा। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो, जिनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की होती है कि मेटल्स आर मैलिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबिलिटी? आप लोगों ने चांदी का वर्क देखा होगा। चांदी का वर्क कैसे बनता है?
चांदी के टुकड़े को लेते हैं, उसको वो चमड़े के दो उसके बीच में रखते हैं और फिर उसको ठोक ठोक के पतला 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 करते जाते हैं, फैलते जाता है। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स इज नोन एज malleability. Silver and gold are very malleable. उनकी malleability इतनी होती है कि वो एकदम पतला कर देती है, उस मेटल को इतना पतला कर देती है कि आप हाथ से उठाओ तो टूटने लगता है, इतना पतला हो जाता है। आयरन की भी शीट्स बनती हैं, स्टील की भी शीट्स बनती हैं। स्टील की शीट से आप अलमारी वगैरह जो कुछ भी बना रहे हो वो क्यों बना पा रहे हो? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ malleability which एल्यूमिनियम और स्टील का मेन इंग्रेडिएंट होता है आयरन, तो आयरन की बात करेंगे, ठीक है। तो इनको आप ठोक ठोक के शीट में अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो वो प्रॉपर्टी है malleability. एक्सेप्शन, देयर आर एक्सेप्शन टू द रूल ऑल्सो। और कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स ऐसे हैं कि उनको आप हर जगह ठोक सकते हो, एक्सेप्शन कई जगहों पर। अब आगे धीरे धीरे आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम नहीं है malleability, बिल्कुल malleability नहीं। तो इनको तो हर जगह लगा दो, आगे की भी प्रॉपर्टीज में लगाएंगे, लेट अस सी। तो आई होप malleability क्या होती है, जो कि एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी क्या कहते हैं मेटल की। दूसरी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। जैसे आप देखते हो बिजली के तार जा रहे हैं, कैसे बना? मेटल को खींच खींच के तार बनाए गए, उनको डाई के बीच में से खींच कर पतला 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 करते गए, आपका वायर बन गया। हर मैक्सिमम मेटल्स का आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्यों? बिकॉज मेटल्स आर डक्टाइल। द मोस्ट डक्टाइल ऑफ द मेटल्स इज गोल्ड। इन फैक्ट अगर आप 10 ग्राम गोल्ड का टुकड़ा लो, मात्र 10 ग्राम की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा 10 ग्राम गोल्ड का टुकड़ा लो और उसका तार पतला पतला करते जाओ, खींचते जाओ, आपको 5 किलोमीटर लंबा वायर मिल जाएगा। और इसीलिए आप ऑर्नामेंट्स में इंट्रिकेट डिजाइन्स बना सकते हो, क्योंकि वो तार इतना पतला होता है कि उसको कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें एक्सेप्शन क्या डक्टिलिटी में? अगेन वही 3 ठोक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कुछ सूझे नहीं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कर दो शुरू, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर तीसरी प्रॉपर्टी, कंडक्टर ऑफ हीट। यस, मोस्टली मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, but there are again exception in this also, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रहे कि सबसे खराब कंडक्टर हीट का अगर कोई है मेटल्स में तो दैट इज लेड। लेड इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जब बनाते हैं तो रिएक्टर की वॉल्स जो रहती हैं, वॉल्स के बीच में लेड की लाइनिंग भी दी जाती है, जिससे कि हीट ट्रांसफर नहीं हो पाए। अगला प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात करेंगे, तो अगली प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट लगभग सारे मेटल्स करते हैं, अगेन एक्सेप्शन वही 3। उन तीनों को, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को लगा दो जहां भी लगाना है,
आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसके बाद फिर अगला प्रॉपर्टी लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब मेटल्स के ऊपर एक चमक होती है। मेटल्स की सरफेस जो रहती है वो जनरली चमकदार रहती है, तो उसको बोलते हैं लस्ट्रस। अगेन एक्सेप्शन आ गया हुई, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है सोनोरस। मारो तो बजेगा, मारो तो बजेगा, तो जनरली मेटल्स आर सोनोरस। अगेन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, they are non-sonorous. Okay, now these metals are also known as इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इनकी एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जो कि कुछ ही मेटल्स में देखने के लिए मिलती है, और वो मेटल्स जो हैं वो बहुत सिलेक्ट मेटल्स हैं, और वो प्रॉपर्टी जो है दैट इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। इसके ऊपर अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टिविटी। आज आपके घरों में लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, उसके बाद फिर एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, बिजली का आप कंजम्पशन कर रहे हो। ये जो बिजली है ये यहाँ से किलोमीटरों दूर आइदर थर्मल पावर स्टेशन और हाइड्रोलिक पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, यहाँ पर वो बिजली जनरेट होती है। जनरेट होने के बाद उस बिजली को वहाँ से आपके घर तक कंडक्टर्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू पहुँचाया जाता है। अब जब वो आपके यहाँ तक पहुँचती है तो बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड दैट टू ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वायर, because of the resistance of the wire, there is some energy loss, which is known as transmission loss due to those conducting wires. In Madhya Pradesh, the loss amounts to about 17% of the generated electricity. Very exorbitant, very high quantity. That is lost to the atmosphere by converting itself from electric energy to heat energy, और वो लॉस हो जाता है ट्रांसमिशन लॉस। कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स ऐसे हैं, कुछ एलॉयज ऐसे हैं कि जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी दिखाते हैं। मतलब उनका रेजिस्टेंस करीब 0 हो जाता है, सुपर कंडक्टिविटी दिखाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। लेकिन उस टेम्परेचर को अचीव करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन थ्योरेटिकली और अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इनके एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप कुछ मेटल्स को सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट, अगर सुपर कंडक्टर्स होते पावर स्टेशन से लेकर आपके घर तक वायर सुपर कंडक्टर्स होते कि जिसमें से बिजली आपके यहाँ आती, तो आपको 0% ट्रांसमिशन लॉस होता। You would have saved a lot of energy because of that. And what are the elements that show superconductivity? First is mercury. मर्क्यूरी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप अगर ठंडा करो और उसकी एक रिंग बनाओ, क्योंकि उस टेम्परेचर पर वो सॉलिडिफाई हो जाएगी मर्क्यूरी, और उसमें एक सिंगल चार्ज भी अगर आप छोड़ो तो चार्ज वहीं घूमते रहेगा, इट वोंट गेट लॉस्ट, इट वोंट गेट यूज्ड अप, एंड बट दैट टेम्परेचर इज 4.12 K। अब आप बोलोगे ये क्या, कुछ को तो मालूम है, मेरे स्टूडेंट्स को तो मालूम है जो पुराने हैं, लेकिन व्हाट इज 4.12 K? आपको मालूम है 3 स्केल्स जनरली चलती हैं।
पहली चलती है आपकी फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसमें आपका अगर आप बुखार मेजर करें तो इट विल कम टू अराउंड 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरी चलती है सेल्सियस स्केल, जिसमें आपका बॉडी टेम्परेचर रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। और तीसरी एक साइंटिफिक स्केल होती है विच इज नोन एज केल्विन स्केल, विच इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्केल। और एब्सोल्यूट स्केल में आपको अगर जैसे 4.12 के को डिग्री सेल्सियस में इसमें डिग्री नहीं लिखी जाती, ध्यान रखना। अगर आप 4.12 के को डिग्री सेल्सियस में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? तो एक बात ध्यान रखें, 0 के इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। और इसमें से अगर मैं 4.12 माइनस कर दूं, मतलब ये हो जाएगा 8 और ये भी 8, 6, 2। 4.12 के इज इक्वल टू -268.88 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना ठंडा होगा। इस जस्ट इमेजिन -268.88 डिग्री सेल्सियस, -268.88 डिग्री सेल्सियस अचीव करना कितना डिफिकल्ट है। आपके एटमॉस्फेयर में ये जो वायर लटक रहे हैं, इनको इस टेम्परेचर पर कर सकते हो क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल। इस टेम्परेचर पर इससे पहले ही नाइट्रोजन भी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। सारी गैसेस जो हैं सारी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है अगर ये टेम्परेचर आप अचीव करने की कोशिश करो। तो इसलिए ये टेम्परेचर अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। बाकी कुछ मेटल्स का भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद फिर इसकी आगे चर्चा करते हैं। मर्क्यूरी के पास जिंक भी शो करता है सुपर कंडक्टिविटी, लेकिन ये 0.79 के और भी ठंडा करना पड़ेगा। लेड 7.26 के, वेनेडियम 4.3 के, मर्क्यूरी और इसका करीब करीब आसपास में ही है। और नायोबियम 9.22 के। अब ये टेम्परेचर अचीव करना बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों से इसके ऊपर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करके अब तक साइंटिस्ट जो हैं वो 130 के तक पहुंच चुके हैं। कि मतलब उसमें एलॉय बनाए जाते हैं, कुछ मिक्स किया जाता है, और वो मिक्स करने के बाद फिर उसके बाद जो मटेरियल आपका बनता है, वो मटेरियल का जो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, वो 130 के तक पहुंच चुका है। 130 के यानी आप समझ सकते हो कि कितने डिग्री सेल्सियस। अभी भी निगेटिव नहीं है, इसलिए भी एटमॉस्फेयर। लेकिन हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद कुछ ऐसा नया ब्रेक थ्रू आए जिसकी वजह से 40 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका बाहर का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में रहता है ऑन एन एवरेज, उस पर भी अगर कोई मटेरियल साइंटिस्ट का बनाया हुआ अगर सुपर कंडक्टिविटी शो कर देता है, तो आप लोगों का ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई आपकी मेटल्स की। कुछ मेटल्स शो करते हैं, लेकिन उनका टेम्परेचर इतना कम है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। मेटल्स की जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर देखें तो सबसे पहली बात
it is considered as an electropositive element. Metals are considered as electropositive elements. ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब अगर उनको आयोनिक कंपाउंड बनाना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हुए? नॉन मेटल्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट करके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके वो कंपाउंड बना सकते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ये जनरली आपको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन मिलेंगे अर्थ के ऊपर इन नेचर। हर चीज के ऑक्साइड्स आपको ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन का जो ऑक्साइड है, दो तरीके के ऑक्साइड हैं, एक FeO एक Fe2O3। तो Fe2O3 इज अबेंडेंट इन इंडिया, ऑल्सो नोन एज हेमेटाइट ओर। उसके बाद फिर जिंक, आपको जिंक ऑक्साइड या जिंक कार्बोनेट इस फॉर्म में मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन दोनों के अंदर है। कार्बोनेट में भी ZnCO3 में भी ऑक्सीजन तो है ही। तो जनरली metals readily react with oxygen with exceptions, and the main exception is gold. Gold does not react with oxygen. Platinum does not react with oxygen. Silver रेडिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो सल्फर के साथ जरूर रिएक्ट करता है। आप लोग देखते होंगे, खासतौर पर लड़कियां जो हैं, कि आप अगर चांदी की चेन पहनते हो तो थोड़े देर दिनों में चांदी की चेन काली पड़ जाती है। काली क्यों पड़ती है? क्योंकि उसका ऊपर का जो लेयर है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और आपका सिल्वर सल्फाइड बनता है, विच इज ब्लैक इन कलर। खास तौर पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि समुद्री इलाका जो है, जैसे बम्बई हो गया या कोई भी समुद्री इलाका जो है, वहाँ पर जो सिल्वर है वो आपकी बहुत ज़्यादा काली पड़ती है। वो इसलिए बिकॉज ऑफ द सिल्वर कंटेंट विच इज़ मोर इन सच टाइप ऑफ सिटीज। या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि व्हीकल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सल्फर छोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा सल्फर छोड़ते हैं। इसलिए सिल्वर वैसे ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन इट रेडीली रिएक्ट्स विद सल्फर। तो ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। उसके बाद फिर अगली चीज़ जो अपन बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और ये आपको 7th में पढ़ाया जाता है। और अभी इस साल आपका जो पहला चैप्टर है वो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स ही। देखो, सॉल्ट को तो कोने में छोड़े कि अभी उसकी बात नहीं करें, लेकिन व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिस, किसी भी मेटल के ऑक्साइड को, किसी भी मेटल के ऑक्साइड को आप बेस कह सकते हैं या बेसिक ऑक्साइड कह सकते हैं। मेटल के ऑक्साइड क्या कह सकते हैं? बेसिस या बेसिक ऑक्साइड। और जब ये बेसिक ऑक्साइड, इनमें से कुछ जो कि ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वो उनको अगर आप पानी के साथ मिलाओगे, उनको अगर आप पानी के साथ मिलाओगे तो आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ बेसिस मिलते हैं जिनको कहा जाता है अल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड इज ए बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इज ए बेसिक ऑक्साइड। जब इसको पानी के साथ मिलाया जाता है तो इट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। This is also base, but a special type of base, and that base is known as alkali. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis, because all metallic oxide do not react with water to form hydroxides, but all alkalis can be considered as bases.
Okay, hence metallic oxides are known as basic oxides. और उसमें भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है विच इज नोन एज अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के बहुत सारे हैं जिनको, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, दिस इज लाइम वाटर और स्ट्रीट लाइम, जिसकी पुताई करते थे पुराने जमाने में दीवार के ऊपर, या जिसको पान के अंदर यूज करते हैं खाने में, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नथिंग एल्स. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH twice, MgO plus H2O gives you MgOH twice. This is known as milk of magnesia, this alkali. आपके जेल्यूसिल एसिडिटी के जितने भी आपके ये हैं, क्या कहते हैं अपना दवाइयाँ, मेडिसिन्स, जेल्यूसिल हो गई, जेल्यूसिल वगैरह के अंदर आपका ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है, MgOH ट्वाइस. ये MgOH ट्वाइस आपके पेट में जाता है, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बनता है, जिसकी वजह से आपको एसिड से रिलीफ एसिडिटी से रिलीफ मिलती है. अब इसके बाद का अगला जो आपको लेक्चर मैं दूंगा वो रहेगा परसों यानी दिन फ्राइडे, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे. टिल देन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो.